स्वागत है अभी क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का इम्पोर्टेंस जो थ्योरम है 6.6 आज बताने वाला हूँ। पहले मैंने थ्योरम 6.1 और 6.2 बताया था और जो इम्पोर्टेंस है वो सारे ही हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक 6.6 जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आज हम बताने वाले हैं और ये चैप्टर 6 से रिलेटेड है। और अगर आप वीडियो में मेरा न्यू आए हैं तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 6.6 में क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। या तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी को दूसरे तरीके से क्या पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हम आपको समझाते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। एक ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी। ध्यान से देखिएगा, हम धीरे धीरे बताएंगे। और एक और त्रिभुज हम ले लेते हैं, ये ब्लैक से बनाते हैं। एक ये त्रिभुज है, इसका नाम हम लोग देते हैं डी ई एफ। यहां पे हमारे पास कितना है, दो त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप। समरूप मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज क्या है, जैसे कि ये त्रिभुज एक है, मान लो कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज मतलब कि समरूप का सिंपल से देखिए, अगर ये लड़की है और एक दूसरी भी लड़की है, ठीक है, दो लड़की है, ये छोटी लड़की है, ये बड़ी लड़की है, लेकिन दोनों क्या है, लड़की ही है, मतलब एक दूसरे का समरूप है। अगर मान लीजिए समरूप नहीं होने का मतलब क्या है, एक लड़का रहता है एक लड़की रहता है, दोनों समरूप है क्या, एक जैसा देखने में क्या नहीं है, तो उसको हम लोग समरूप नहीं कहते। अगर ये गोल है तो ये भी गोल है, ठीक है, दोनों क्या समरूप है। भले ये छोटा है ये बड़ा है, इसको बोलते हैं समरूप, लेकिन ये बड़ा या छोटा हो सकता है। उसी तरह ये दोनों त्रिभुज क्या है, अगर ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन भले क्या होगा, एक छोटा होगा दूसरा क्या होगा, बड़ा हो सकता है। यही इसका कंडीशन है समरूप होने का। अब हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब हमारे पास दो त्रिभुज समरूप दिया है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है कि इसकी जो भुजा का वर्ग होगा और इसकी भुजा का जो वर्ग होगा उनका अनुपात करेंगे। फिर नीचे जो बीसी के भुजा का वर्ग होगा, ईएफ के जो भुजा के वर्ग होगा उसका अनुपात करेंगे, और फिर एसी का भुजा का जो वर्ग होगा और डीएफ का जो होगा, तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, माना कि यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे माना कि दो त्रिभुज, एक हमारा है ए बी सी, एक त्रिभुज ये है, और दूसरा क्या, और दूसरा हमारा है डी ई एफ। दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समरूप है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये देखिए समरूप का निशान होता है, समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो हम लोग को बोल रहा है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, उसके बाद त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और इन भुजाओं का जो वर्ग होगा, जैसे कि ए बी ले लेते हैं, बटे इधर का क्या होगा, डीई, इसका क्या कर दीजिए, इस वर्ग कर दीजिए। फिर ये देखिए बीसी और ईएफ, बीसी बटे ईएफ, और फिर इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। फिर तीसरा क्या होगा, एसी बटे क्या होगा, डीएफ,
और इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। जब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए बी का स्क्वायर डी ए के स्क्वायर के बराबर है, मतलब कि तीनों आपस में क्या होगा, अनुपात क्या होगा आपस में, जब वर्ग इसका बराबर होगा, ये आपको दिखाना है। जब ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपको सिद्ध करना होगा कि जब हमारे पास दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा उसके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योग के विवर्गों के बराबर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक रचना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रचना से। हम लोग रचना क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो डी एफ है, ठीक है, डी से यहाँ पे डी से इसको हम लोग एम मान लेते हैं और फिर यहाँ पे इसमें इसको एन मान लेते हैं। क्लियर है? ये हम लोग क्या किया, एक रचना किए जो कि बोल सकते हैं एक दूसरे का ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। हम लोग क्या किए थे, ए एन, क्या किए थे, ए एन लंब किस पे खींचे थे, बीसी पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बीसी करना है। तथा फिर हम लोग डी एम जो लंब खींचे थे किस पे खींचे हैं, ई एफ पे। तो यहाँ पे आपको क्या कर दो, ई एफ। ये हम लोगों ने क्या किया, रचना किया। यहाँ तो यहाँ लिख देते हैं खींचा। यहां तक आपको लिखना है पहला फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे करना है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या करना है, अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखिए प्रमाण, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है 1 2, अब मैंने आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ये प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी का अगर हम बोले कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ए बी सी में आधार हमारा क्या है, ये बी सी है, यहाँ पे बी सी देखिए, और ऊंचाई क्या है, ए एन है। तो यहाँ पे क्या करना है, ए एन। ये त्रिभुज हमारा एक हो गया। उसी प्रकार तथा त्रिभुज इस बार हम लोग को क्या लेना है, डी ई एफ। त्रिभुज क्या करना है, डी ई एफ का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार हमारा क्या हो गया, ई एफ। तो यहाँ पे कर दो ई एफ। ऊंचाई क्या है हमारा, डी एम। तो यहाँ क्या कर दो, डी एम। तो ये हमारा हो गया दोनों त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्या करते हैं हम लोग, अनुपात निकालते हैं। ठीक है, अनुपात। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब ऊपर वाला के ऊपर लिखते हैं 1/2 बी सी गुना ए एन। फिर नीचे वाला के नीचे लिखते हैं 1/2 ई एफ गुना डी एम। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ समान चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 1/2 इक्वल दिख रहा है। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे बच क्या जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल में, इसमें देखिए बी सी बटे ई एफ गुना फिर क्या है ए एन बटे क्या हो गया, डी एफ। इसको इक्वेशन क्या करो, 1 मान लो। यहां तक समझ में आया, क्लियर। दूसरा स्टेप यहां तक करना। अब आगे का जो स्टेप होगा हमारा यहाँ पे तीसरा स्टेप, यहां से तीसरा स्टेप शुरू करते हैं। तीसरा स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे ए बी एन, यहाँ पे है ना त्रिभुज ए बी एन। अब यहाँ पे लिखना, अब त्रिभुज ए बी एन, यहाँ देखिए ए बी एन तथा त्रिभुज डी ई एम। त्रिभुज क्या होगा, डी ई एम में, इन दोनों त्रिभुज में लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुज को हम लोग दिखाएंगे कि ये समरूप है। कैसे दिखाएंगे,
सबसे पहली चीज कि आप यहाँ पे देखिए, इस कोण में बी और इस कोण में ई दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा मैं अभी बताते हैं। कोण बी बराबर कोण ई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा गया। अब याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सॉरी संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। बी है तो ई के बराबर होगा, ए है तो डी के बराबर है, सी है तो एफ के बराबर होगा, पहला कंडीशन। दूसरा हम लोग यहाँ पे रचना किए थे क्या, ए एन बी, यहाँ लिख सकते हैं ए एन बी, मतलब कि कोण एन बराबर कोण एम, हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग 90 डिग्री बनाए थे। कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखे हैं, देखिए लंब डाले हैं ना, लंब का मतलब ये होता है 90 डिग्री, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री बनाए। जब दो कोण आपस में इक्वल हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समरूप। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी एम, ये वाला ए बी एन समरूप त्रिभुज डी ई एम हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से, दो एंगल से, एंगल से, ठीक है। यहाँ पे ए से लिख सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज आपस में इक्वल हो गए, मतलब कि समरूप हो गए, उनकी संगत भुजाएं क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब हमको देखिए, यहाँ पे हमको संगत भुजाएं क्या क्या लेना, याद रखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला लेना है। क्या लेना है, ए एन बटे डी एम। क्या लेना है, ए एन बटे डी एम। तो ए एन इधर ले लेते हैं, एक ए एन लेते हैं। उसके बाद हमको एक और चाहिए था, क्या, यहाँ पे हम लोग ये वाला बी सी चाहिए था ना, ये चाहिए था ना बी सी। तो ये इसमें यहाँ पे हमारा ये ए बी बच जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी। और इधर वाला हम लोग क्या लेंगे, डी एम, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे इसको इरेज कीजिए। ए एन किसके अनुपात में होगा, डीएम, तो यहाँ पे डीएम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए बी, ये क्या, ये वाला भुजा और ये वाला, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी बटे डी। ये दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन क्या कर देते हैं, 2 मान लेते हैं। यहां तक काम हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब आगे हम लोग इधर काम करते हैं। हमने कितना स्टेप देखा, कि हमने पहला स्टेप यहाँ पे देखा, पहला करना है, दूसरा स्टेप यहाँ पे करना है, तीसरा स्टेप यहाँ पे करना है। अब जो आगे हमारा होगा चौथा स्टेप, ठीक है। यहाँ पे 4th स्टेप पे आपको क्या करना होगा, कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज क्या था, डी ई एफ, ये दोनों आपस में क्या था, समरूप था। तो याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके संगत भुजाएं क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए ए बी लिखे, तो इधर हो जाएगा डी नीचे, इधर हम लोग बी सी लिखेंगे, तो इधर हो जाएगा नीचे ई एफ। देखिए इधर वाला ये साइड लिए तो इधर वाला ये साइड लिए, इस बार ये नीचे वाला लिए तो ये नीचे लिए, इस बार साइड लेंगे तो इधर साइड भी लेंगे। ए सी बराबर क्या होगा, डी एफ। ये क्या होगा, संगत भुजाएं आपस में बराबर होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। क्लियर है। अब आपको करना है क्या है, यहाँ पे इक्वेशन 3 हो गया। अब यहाँ पे समीकरण आप पहले 1 और 3 को देखिए। समीकरण ऐसा करते हैं, समीकरण 1 ये वाला और ये वाला, ये दोनों को लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में अगर आप देखोगे, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ पे ए आर लिखते हैं, त्रिभुज
ए बी सी, ए आर मतलब क्षेत्रफल हो गया, ए आर फिर त्रिभुज डी ई एफ। क्लियर है। अब यहां पे देखिए बी सी बटे ई एफ क्या है, बी सी बटे ई एफ गुना, अब दूसरी बात यहाँ पे ए एन बटे डी एम, यहाँ पे ए एन बटे डी एम, ये दोनों आपस में क्या दिख रहा है आपको, इक्वल दिख रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी क्या होगा, ये दोनों भी आपस में, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को कॉमन है क्योंकि ए एन बटे डी एम और ए एन बटे डी एम ए बी बटे डी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते ए बी बटे क्या होगा डी, ए बी बटे डी इसके बराबर है। अब एक चीज देखिए समीकरण 3 से, यहाँ पे देखिए समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी ए, बी सी बराबर ई एफ, इस तरह करके दिया है ना। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से इस बार क्या लेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। अब यहां पे देखिए बी सी बाय ई एफ है गुना, अब देखिए बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय ई एफ ये जो है ए बी बटे डी, ए बी बटे डी के बराबर है। तो ए बी बटे डी के बदले में बी सी बटे ई एफ लिख सकते हैं इसके बदले में, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना समीकरण 3 में। तो लिख दीजिए बी सी बटे क्या होगा ई एफ। तो आप क्या देख रहे हो कि एक को बी सी और एक बी सी, क्या को बी सी हो गया 2 बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो गया, और यहाँ ई एफ और ई एफ क्या होगा 2 को हो गया, ई एफ का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। जब हम लोग एक प्रूव कर लिए तो इसी प्रकार क्या होगा, जैसे कि हम लोग एक को दिखाए ना बी सी बटे ई एफ करके दिखाए, तो इसी तरह करके सब करना है। तो आपके पास सब आपको नहीं करना है, सब करना है क्या, नहीं करना है आपको। यहाँ क्या करना है, इसी प्रकार कर देना है, क्या लिखना है इसी प्रकार, इसी प्रकार करके, और यहाँ पे आपको लिख देना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर, अब ये जो लिखा हुआ है हम लोग ये जो लिखे थे ये इसी चीज को आपको क्या करना है पूरा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे कर दो ए बी बटे डी का होल स्क्वायर बराबर, फिर दूसरा बी सी बटे ई एफ, लिखना बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर, फिर लास्ट वाला हमारा क्या था ए सी बटे डी एफ, तो यहाँ पे कर दीजिए ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ्ड। यहाँ पे आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर होते हैं एक के साथ करके लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जितने भी हम चीज बताए आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो या लिख लो, और वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार और इस वीडियो को क्या करो देख लो। तो आज तक ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम अगला आपको टॉपिक बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।